हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस 2018 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंपाउंड विच जनरेट इनटू गैस अपॉन हीटिंग अपॉन थर्मल डीकम्पोजिशन बिलो 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए ऑप्शन सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये N2O प्रोड्यूस करता है। बी क्या है? अमोनियम क्रोमेट। ये हमें पता ही होना चाहिए, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है N2 प्रोड्यूस का। बेरियम अजाइड सी में ये भी N2 प्रोड्यूस करता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आती है इसमें, क्योंकि इसमें जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं, ऐसा कुछ। और डी हमें लग सकता है कि N2 बने इससे, पर ये जो है ब्रेक ही नहीं होगा, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले तो ये ब्रेक ही नहीं होगा। तो हमारा आंसर बी और सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या ए ऑप्शन क्या? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एट द मेटल सेंटर FeCO5 एंड NiCO4 इज 16। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें पता है आयरन में जो है Fe में D6S2 होता है और निकल हमारा होता है D8S2। और FeCO5 में 10 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बोनिल हमारा आयरन को भी देगा। तो इसमें वैलेंस शेल कितने हो गए? 8 प्लस 10 विच इज 18। और निकल में क्या है? 10 प्लस 4 है तो 8 विच इज इक्वल टू 18। तो दोनों में 18 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 16 तो नहीं है, ये गलत हो गया। ये क्या दे रखा है? दीज आर प्रीडोमिनेंटली लो स्पिन इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, हमें पता है कार्बोनिल वाला जो लीगेंड होता है ये बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है, तो ये पेयरिंग कराएगा और जब पेयरिंग होगी तो स्पिन हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो बी तो सही है। सी क्या बोल रहा है? मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर। बिल्कुल सही बात है। जब हमारी जो बैक बॉन्डिंग होती है मेटल की, मेटल ये कार्बोनिल है, अब जब बैक बॉन्डिंग होगी तो वो मेटल जो है कार्बन को एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है और उसके जो है पाई एंटी बॉन्डिंग में डाल देता है। अब जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, जैसे मान लो Fe की 0 है और हमने कोई और कंपाउंड ले लिया जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में थी, तब जो M -1 होगा उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो कहेगा कि ले लो मुझसे इलेक्ट्रॉन, मेरे पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन्स है। तो उससे हमारा मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन होगा जब ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर करेंगे, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है हमारा वीक होता जाएगा क्योंकि उसकी पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डल रहा है। तो सी भी हमारा करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या है? द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल गलत। अभी हमने बात की कि जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करते हैं तब CO बॉन्ड वीक होता है। तो थोड़ा टिपिकल सवाल ही है, एनसीईआरटी में भी ऑल दो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स के बारे में लिखी हुई हैं चीज़ें, पर ये मॉडरेट सवाल है, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है इसमें। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए ऑप्शन क्या? Bi2O5 इज मोर बेसिक देन N2O5। हमें पता ही है कि बिस्मथ का मोर मेटालिक देन नाइट्रोजन, तो उसका ऑक्साइड ऑब्वियसली मोर बेसिक होगा। ये तो करेक्ट है। बी क्या? NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BiF3। कोवेलेंसी की बात हम तभी करते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए और नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन बिस्मथ, तो ये मोर पोलराइजिंग होगा। एफ एनायन तो हमारा सेम है, तो हमें जो सेंट्रल एटम है उसकी बातें करनी है कि कौन सा ज़्यादा पोलराइजिंग है। तो NF3 में नाइट्रोजन बिस्मथ से ज़्यादा पोलराइजिंग होगा, तो वो ज़्यादा कोवेलेंट हो गया। बी भी सही है। PH3 बॉयल्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन NH3। ये भी बिल्कुल सही बात है। NH3 का हमारा सेकेंड हाईएस्ट होता है ग्रुप 15 में, क्योंकि हमारा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो PH3 से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। डी क्या? NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन PP सिंगल बॉन्ड। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है।
हमें पता है N ट्रिपल बॉन्ड N is stronger than P triple bond P, पर N single bond N is weaker than P single bond P। ये NCERT में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि डाउन द ग्रुप में ग्रुप 15 में कैटिनेशन इंक्रीजेस। तो हमारा क्या होता है कि NN बॉन्ड जो है PP बॉन्ड से वीक हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग द स्पीशीज गिवन बिलो टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। ठीक है, डायमैग्नेटिक को D बोल देते हैं और पैरामैग्नेटिक को P बोल देते हैं। पहला क्या है, H एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। NO2 मोनोमर, NO2 में हमें पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तभी तो हमारा डाइमर बनता है इसका N2O4 का, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। O2 माइनस, O2 माइनस, अगर O2 2 माइनस होता तो दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन जो है बचे हुए पाई एंटी बॉन्डिंग में चले जाते तो डायमैग्नेटिक हो जाता, तो O2 माइनस सुपर ऑक्साइड तो पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैनिक सल्फर इन वेपर फेस, S2 O2 की तरह ही होता है, सेम ग्रुप का ही है, तो पैरामैग्नेटिक होगा ऑक्सीजन की तरह ही। Mn3O4, Mn3O4 बना के देख लेते हैं। और यहाँ पे सेंटर में Mn के पास होंगे एक दो तो है, दो तो है ही है, 4 5, 2 3 4 5 6 और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। अगला क्या है, FeCl4 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा D6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पर अब जो है क्लोरीन हमारा वीक लिगेंड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। NiCl4 2 माइनस, D8 स्पीशी हो गया और क्लोरीन वीक लिगेंड है तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। K2MnO4 देख लेते हैं, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस और एक यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना मैंगनीज का, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पैरामैग्नेटिक। K2CrO4 देख लेते हैं, यस और O माइनस। ठीक है, और क्रोमियम के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्रोमियम होती है D4S2, तो 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये एक लौता ही है जो डायमैग्नेटिक है इस लिस्ट में से, तो नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक 1 हो गया। इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर एन आयोनिक सॉलिड Mx with NaCl structure. Construct a new structure Z whose unit cell is constructed with the unit cell of Mx following the sequential given below. तो Mx हमें पता है NaCl की तरह ही है। NaCl क्या होता है, FCC with Cl minus forming FCC and Na plus जो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाके बैठ जाता है, तो Mx भी हमें वैसे ही दे रखा है। अब उसने थोड़ी इसमें अलग अलग चीज़ें कर रखी है, थोड़े एटम्स रिमूव किए ऐड किए, तो हमें नया स्ट्रक्चर बताना है सीधा, तो देख लेते हैं। तो इसने क्या बोल रखा है, रिमूव ऑल एनायंस एक्स एक्सेप्ट द सेंट्रल वन। ठीक है, तो जब मैंने सारे एनायंस एक्स हटा दिए सेंट्रल वन के लिए, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, M4X4 होगा यूनिट सेल में, सारे एनायंस हटा दिए एक्सेप्ट द सेंट्रल वन, तो 3 हट जाएंगे, एक बच जाएगा, M4X हो गया। अब बोल रखा है रिप्लेस ऑल फेस सेंटर M कैटायंस M बाय अनायंस X, तो जो फेस सेंटर M3 होंगे, 8 M तो हमारे कॉर्नर्स पे हैं तो वो M8/8 है, और ये जो फेस सेंटर पे वो M6/6 है, तो इसको हटा के इन्होंने X3 डाल दिया। ठीक है, तो M3 को हटा के X3 डाल दिया, तो जब M3 को हटा के यहाँ पे 1 किया, M3 को हटा के X3 डाल दिया, तो MX4 बन जाएगा। अब बोल रखा है रिमूव ऑल कॉर्नर कैटायंस, अब इसने सारे ही हटा दिए जो बचे हुए थे, तो हो जाएगा X4। अब बोल रखा है रिप्लेस द सेंट्रल एनायन X विद कैटायन M, सेंट्रल एनायन जो एक X था उसे एक M से रिप्लेस कर दिया, तो MX3 आ जाएगा फाइनल। बोल रखा है द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एनायंस बाय नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ एनायंस 3 और नंबर ऑफ कैटायंस 1, तो 3 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स दिस। ठीक है, तो बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में कमेंट कर रखा है, तो वैसे ही देख लेते हैं एक बार NH3 ट्रांस पे, और एक बार NH3 हमारे सिस में होंगे। तो इसके तो दो ज्योमेट्रिकल हो गए, ए बिल्कुल करेक्ट है। बी बोल रहा है इट विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इफ बाइडेंटेड EN इज रिप्लेस्ड बाय 2 साइनाइड। तो अगर बाइडेंटेड EN को 2 साइनाइड बना दो, तो एक ये हो गया NH3 ट्रांस में, एक ये हो गया NH3 सिस में, और एक और हो जाएगा जब NH3 ट्रांस में हो और CN भी ट्रांस में हो, तो ये इसमें हमारे 3 आ जाएंगे। बी भी सही है। सी क्या बोल रखा है, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि EN लगा है तो चिलेशन होगी, और हमारा CO3 प्लस होता है D6 कॉन्फ़िगरेशन, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, पेयरिंग होगी, तो ये हमारा डायामैग्नेटिक बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन देख लेते हैं। इट अब्जॉर्ब्स लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू CO EN NH34। तो इसमें लीगेंड में क्या फर्क है कि H2 हटा के NH3 लगा दिया है। तो हमें पता है कि NH3 लीगेंड स्ट्रेंथ में H2O से ज़्यादा होता है। तो अगर NH3 लीगेंड स्ट्रेंथ में H2O से ज़्यादा हुआ, तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड बाय NH3 जिसमें है वो कम होगा लैम्डा एब्जॉर्ब्ड जिसमें H2 है। तो हमारा जो कंपाउंड दे रखा है इसमें लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट जो एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि इसकी CFSC एनर्जी कम है नए वाले से, तो डी भी सही हो जाएगा। तो आंसर ए बी डी है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन टू डिस्टिंग्विश नाइट्रेट सॉल्ट्स ऑफ Mn2+ एंड CO2+ टेकन सेपरेटली इज। ठीक है, एक है Mn2+ शोज कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर इन द फ्लेम टेस्ट। बिल्कुल गलत बात। कॉपर 2+ जो है ग्रीन कलर देता है फ्लेम टेस्ट में, ये याद होनी चाहिए बात। ए गलत है। ओनली Cu2+ शोज फॉर्मेशन ऑफ PPT बाय पासिंग H2S इन एसिडिक मीडियम। बिल्कुल सही बात है। CO2+ H2S+ H+ में कॉपर सल्फाइड देता है ब्लैक PPT, और Mn2+ जो है H2S के साथ बेसिक मीडियम में PPT देता है MnS, जो बफ पिंक होता है। तो बी तो सही है हमारा। सी क्या है, ओनली Mn2+ shows formation of PPT by passing H2S in faintly basic medium। Mn2+ तो दिखाता ही है, CO2+ भी दिखाएगा, क्योंकि हमने H+ डाला ही इसलिए था कि सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। अगर सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो कॉपर सल्फाइड तो आराम से बन जाएगा, तो दोनों PPT दिखाएंगे फेंटली बेसिक सोल्यूशन में। डी क्या है, Cu2+ Cu has higher reduction potential than Mn2+ Mn। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है। तो डी हमारा करेक्ट है, तो आंसर बी और डी है। इजी क्वेश्चन है। सो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।